देखिए, अगर सिर्फ कागज पर देखें ना, तो सब कुछ मतलब एकदम शानदार लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन को छूने ही वाली है। और शेयर बाजार का तो खैर क्या ही कहना। निफ्टी इंडेक्स 24,000 का वो ऐतिहासिक आंकड़ा भी पार कर चुका है। तो मतलब ऊपर से देखने पर तो सब कुछ चंगा सी, एकदम हरा भरा। लेकिन, और यही आज का सबसे बड़ा लेकिन है, जब हम जमीन पर उतर कर देखते हैं तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। हाँ, जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। लोग सोने की दुकानों से या तो खाली हाथ लौट रहे हैं या फिर बस बहुत ही हल्के फुल्के गहनों से काम चला रहे हैं। सोचिए, एक तरफ तो रिकॉर्ड तोड़ पैसा बन रहा है और दूसरी तरफ वही आम इंसान क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू वाले जाल में बुरी तरह से फंसता चला जा रहा है। तो आज का हमारा मकसद यही है। हम इन ताज़ा आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये दो बिल्कुल अलग अलग, एकदम उल्टी कहानियां एक ही वक्त में एक साथ कैसे चल रही हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं इस पहेली के पहले हिस्से से, यानी हमारा शेयर बाजार। देखिए, अगर आप अर्थव्यवस्था को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे ना, तो ये एक शांत समुद्र की तरह लगेगी। लेकिन इसकी सतह के नीचे बहुत तेज और उलझी हुई लहरें चल रही हैं। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े खुद ये बता रहे हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स 24,353 के भी पार पहुंच गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर है। और रुकिए, ये तो कुछ भी नहीं है। पूरे बाजार का जो टोटल मार्केट कैप है वो $5 ट्रिलियन, मतलब करीब करीब 463 लाख करोड़ रुपए हो गया है। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी रकम है, वाकई में बहुत बड़ी। और अगर कुछ सेक्टर्स को देखें तो उनका प्रदर्शन तो मतलब कमाल का है, चौंकाने वाला है। एफएमसीजी सेक्टर में देखें, हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर लगभग 5% उछल गया। वहीं बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक को अपने प्रॉफिट में 9% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। अब ये आंकड़े क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि इकोनॉमी के एक हिस्से में तो जबरदस्त मजबूती है। शायद इसलिए क्योंकि जब माहौल अनिश्चित होता है ना, तो निवेशक सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करते हैं? रोजमर्रा की जरूरत वाले सामान पर और भरोसेमंद बैंकों पर। यही उन्हें सबसे सेफ लगता है। लेकिन यहीं पर वो पूरी कहानी का ट्विस्ट नजर आता है। सच कहूं तो ये बाजार मुझे एक रस्साकशी के खेल जैसा लग रहा है। सोचिए, एक तरफ एफएमसीजी और बैंकिंग जैसे भारी भरकम खिलाड़ी हैं जो इतनी जोर से रस्सी खींच रहे हैं कि लग रहा है पूरी टीम ही जीत रही है। लेकिन दूसरी तरफ आईटी जैसे सेक्टर्स भी हैं जो मुश्किल से अपनी जगह पर टिके हुए हैं, फिसलने की कगार पर हैं। और इस जीत के जश्न में शायद किसी का ध्यान इस तरफ जा ही नहीं रहा कि टीम के कुछ खिलाड़ियों के हाथ से तो रस्सी छूट भी चुकी है। हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर की। चलिए, आईटी सेक्टर का एक उदाहरण लेते हैं। विप्रो को ही देख लीजिए। हाल ही में उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए के स्टॉक बायबैक का ऐलान किया। अब 15,000 करोड़ ये बहुत बड़ी रकम है ना? लेकिन इतनी बड़ी घोषणा के बाद भी बाजार ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। विप्रो का शेयर बढ़ने की जगह उल्टा लगभग 2.83% नीचे गिर गया। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, इसका जवाब छुपा है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और असली ग्रोथ के फर्क में। समझिए, जब कोई कंपनी तेजी से बढ़ रही होती है तो वो अपना पैसा कहाँ लगाती है? रिसर्च में, नए प्रोडक्ट्स बनाने में या फिर एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी में। लेकिन जब किसी कंपनी के पास ग्रोथ के नए रास्ते नहीं बचते तो वो क्या करती है? वो बाजार से अपने ही शेयर वापस खरीदने लगती है। और आपको क्या लगता है, निवेशक ये नहीं समझते? वो अब इतने भोले नहीं रहे। वो फौरन समझ गए कि विप्रो का ये 15,000 करोड़ का बायबैक कोई कॉन्फिडेंस वाला मूव नहीं, बल्कि एक डिफेंसिव कदम है। ये एक साफ सिग्नल है कि कंपनी के पास इन्वेस्ट करने के लिए कोई बड़ा आइडिया बचा ही नहीं है। बाजार को चाहिए असली रेवेन्यू ग्रोथ, सिर्फ हिसाब किताब की बाजीगरी नहीं। और बस यहीं से ये पूरी कहानी कॉर्पोरेट बोर्डरूम से निकलकर सीधे हमारे आपके घर तक, हमारी जेब तक पहुंच जाती है। क्योंकि जो डेटा सामने आ रहा है ना, वो साफ साफ बता रहा है कि आम आदमी, आम कंज्यूमर आज बहुत भारी दबाव में जी रहा है। सबसे पहले सोने की कीमतों को ही देख लीजिए। सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में सोने के दाम 5,000 रुपए बढ़ गए हैं। ये कोई मामूली उछाल नहीं है। इतना बड़ा उछाल आमतौर पर तभी आता है जब दुनिया में कोई बड़ी गड़बड़ या अनिश्चितता चल रही हो। और इसका असर क्या हुआ? अक्षय तृतीया जैसे बड़े त्योहार पर, जहां लोग परंपरागत रूप से भारी गहने खरीदते हैं, वहां अब लोग
हल्के फुल्के गहनों से काम चला रहे हैं। और ये कोई नया फैशन ट्रेंड नहीं है, समझिए। ये इस बात का संकेत है कि हमारा मिडिल क्लास अपनी घटते हुई सेविंग्स को महंगाई की मार से बचाने के लिए किस तरह से संघर्ष कर रहा है। और ये जो दबाव है ना, ये और भी साफ दिखता है क्रेडिट कार्ड के बिलों में। यहाँ बैंक एक मनोवैज्ञानिक चाल चलते हैं जिसे कहते हैं एंकरिंग बायस। अब ये होता क्या है? मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आया 50,000 रुपए। बैंक क्या करेगा? वो जानबूझकर स्टेटमेंट में एक छोटा सा अमाउंट, मिनिमम ड्यू, मान लीजिए 2,500 रुपए, एकदम हाईलाइट करके दिखाएगा। अब हमारा दिमाग क्या करता है? वो उसी छोटे नंबर पर जाकर अटक जाता है। हमें लगता है चलो 2,500 दे दिए, जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। जो बची हुई रकम है ना, उस पर बैंक लगभग 40%, जी हाँ 40% सालाना तक का भारी भरकम ब्याज लगाना शुरू कर देता है। और सबसे खतरनाक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि जिस पल आप सिर्फ मिनिमम ड्यू चुकाते हैं, उसी पल आपका इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी खत्म हो जाता है। ये एक जाल है। और एक बात हमें और समझनी होगी, ये जो पूरा दबाव है, ये जो घबराहट है, ये सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है। आज की दुनिया एक मकड़ी के जाले की तरह इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि हमारी रसोई का बजट भी ग्लोबल पॉलिटिक्स के धागों से बंधा हुआ है। तो सवाल ये है कि जब दुनिया में वॉशिंगटन से तेहरान तक तनाव बढ़ता है, तो उसका असर हमारे आपके ऊपर कैसे पड़ता है? देखिए, सिंपल है। जब भी ग्लोबल स्टेज पर टेंशन बढ़ती है, तो निवेशकों का भरोसा हिल जाता है। वो क्या करते हैं? वो भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकालते हैं और उसे सबसे सुरक्षित जगह यानी सोने में लगा देते हैं। अब चाहे अमेरिका ईरान का तलाव हो या नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्ट की कोई खबर, ये सारी चीजें मिलकर सोने की ग्लोबल डिमांड बढ़ा देती हैं। और नतीजा, हमारे देश में, हमारे लोकल बाजार में सोने की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। लेकिन रुकिए, इस पूरी तस्वीर में अब एक बिल्कुल नया खिलाड़ी मैदान में उतरने वाला है। एक ऐसा खिलाड़ी जो इस पूरे कहानी को, इस विरोधाभास को और भी ज्यादा उलझा सकता है। और ये खतरा किसी देश की सरहद से या तेल के कुओं से नहीं आ रहा, ये आ रहा है सीधे सिलिकॉन वैली के सर्वर रूम से। जी, हम बात कर रहे हैं एजेंटिक एआई की। और समझिए, ये टेक्नोलॉजी का कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा बदलाव है। देखिए, अभी तक हम जिस एआई को जानते थे, जैसे चैट जीपीटी, वो एक लाइब्रेरियन की तरह था। आप सवाल पूछते थे, वो जवाब दे देता था, पैसिव था। लेकिन एजेंटिक एआई ये लाइब्रेरियन नहीं, ये आपका पर्सनल असिस्टेंट है, जो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपके लिए खुद ही फैसले लेगा और उन पर एक्शन भी लेगा, वो भी बिना आपसे पूछे। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा एआई सिस्टम जो भविष्य में आपके सारे ईमेल खुद पढ़ सकता है, आपके हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकता है और फिर खुद ही आपके बिना पूछे आपके लिए इन्वेस्टमेंट के फैसले ले सकता है या ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकता है। और जिस दिन ऐसा होगा, समझ लीजिए उसी दिन से हमारी पर्सनल फाइनेंशियल प्राइवेसी, हमारी निजता खत्म हो जाएगी। तो देखिए, इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि आज की अर्थव्यवस्था वाकई एक मकड़ी के जाले जैसी है। शेयर बाजार की तेजी, एक आम परिवार का बजट, व्हाइट हाउस में लिया गया कोई फैसला और अब एआई की ये नई दस्तक, ये सब कुछ आपस में इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि आप इन्हें अलग करके देख ही नहीं सकते। जो चीज़ एक तरफ से बाजार के लिए अच्छी खबर लगती है, वही चीज़ दूसरी तरफ किसी के घर का बजट बिगाड़ने का कारण बन सकती है। लेकिन ये जो एजेंटिक एआई है, इसने एक बिल्कुल नया और बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया है। तो सवाल ये है कि एक ऐसे समय में जब बाजार तो नए रिकॉर्ड बना रहा है और आम इंसान कर्ज में डूब रहा है, तब इस नए एजेंटिक एआई के आने से ये अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ेगी या कम होगी? क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ उन लोगों को और अमीर बनाएगी जो पहले से ही टॉप पर है, या फिर ये हम सबको बेहतर आर्थिक फैसले लेने में मदद करेगी? असली पावर किसके हाथ में होगी? और सबसे बड़ा सवाल, आपके पैसे का कंट्रोल असल में किसके पास होगा?